Good morning. I'm Dr. Sanjay Jain, Associate Professor in Mathematics at SPC Government College, Ajmer. Today we are taking a lecture on inventory theory. Earlier we are taking some lecture on inventory theory in which we are taking introduction of inventory control and inventory classification, and in our last lecture we are taking very simpler EGS, very first model of inventory theory. We have derived for that cost equation, EOQ and minimum cost. Today we are taken next model, second model for the inventory. EOQ फर्स्ट बी मॉडल हम ले रहे हैं। क्लासिफिकेशन में हमने देखा था विदाउट शॉर्टेज में हमने 3 मॉडल लिए थे, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी। फर्स्ट ए हमने कल कर लिया था, फर्स्ट बी आज हम ले रहे हैं। और फर्स्ट बी वाले मॉडल में क्या क्या हमारे बेसिक एज्यूम्शंस होंगे वो हम देख रहे हैं। पहला एज्यूम्शन है डिमांड रेट आर डिफरेंट इन डिफरेंट प्रोडक्शन साइकिल। दीज टू आर इम्पॉर्टेंट। कल जो हमारा मॉडल था उसमें डिफरेंट नहीं थी और साइकिल भी सब में टी था। आज डिमांड रेट भी डिफरेंट है और डिफरेंट प्रोडक्शन साइकिल है, यानी कि डिमांड जो हमारी है वो भी डिफरेंट है और टाइम साइकिल भी डिफरेंट है। इट मीन्स जिसको हम डिमांड इज डायनेमिक भी कह सकते हैं, बदल रही है, चक्र वाइज बदल रही है। प्रोडक्शन इज इंस्टेनियस, मीन्स प्रोडक्शन का इनफाइनाइट है। प्रोडक्शन आपको कभी कमी नहीं होगी, माल ख़त्म होते ही आपको माल मिलेगा, इसलिए शॉर्टेज 0 होगा। शॉर्टेज आर नॉट अलाउड, अभी अभी हमने कहा शॉर्टेज 0 होगा। अलाउड ही नहीं है, माल हमको अलाउ है। इतना प्रोडक्शन हो रहा है कि हमें डिमांड करते ही अवेलेबल है। लीड टाइम, सामान को आदेश देना और भंडार में आने के बीच का समय, चूँकि सामान प्रोडक्शन इंस्टेनियस है, सामान देते ही आ रहा है तो उसके बीच का समय 0 है, इसलिए लीड टाइम 0। होल्डिंग टाइम C1 है हमारा, होल्डिंग कॉस्ट C1 है, C2 0 है और सेटअप कॉस्ट को हमने C3 कहा। तो ये बेसिक एज्यूम्शन EOQ फर्स्ट बी के हैं और थोड़ा सा डिफरेंट डिमांड रेट में और साइकिल में है कल वाले मॉडल से। अगर ये ही एज्यूम्शन वापस बदल दिया जाए कि डिफरेंट जो रेट है डिमांड की वो सब सेम हो जाए और साइकिल भी सेम हो जाए, तो ये वापस फर्स्ट मॉडल में कन्वर्ट हो जाएगा। वी कैन सी आफ्टर डेराइविंग द फॉर्मूला। ओके, हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि उत्पादन चक्र में Q इकाई मात्रा का उत्पादन होता है या आदेश होता है। तो कुल समय T, यहाँ पे हमने कैपिटल T ले रहे हैं। कल हमारे पास सारे साइकिल T के थे स्मॉल, और अगर N साइकिल थी तो टोटल समय NT था। यहाँ पे आज हमारे पास अलग अलग टाइम है, जो अगले पेज स्लाइड में आपको डायग्राम से और क्लियर होगा। तो कुल समय T में कुल मांग R हो तो प्रोडक्शन साइकिल की जो संख्या होगी R/Q होगी, जिसे हम N से कह सकते हैं। यहाँ से आप देखेंगे कि हमारे पास इनिशियल O पॉइंट से इन्वेंट्री Q है और T1 समय में पहला साइकिल है T1, अगला T2, अगला T3। तो इस तरह से ये डिफरेंट साइकिल हैं जिनमें समान डिमांड रेट धीरे धीरे कम हो रही है। और यहाँ से हम देखते हैं Q इन्वेंट्री है और डिमांड रेट R1 है, और R1 डिमांड रेट जब पूरी होती है तो ये 0 पे आ जाता है और T1 पोजीशन पे आता है और वापस Q इन्वेंट्री मिल जाती है। अगले साइकिल में डिमांड रेट R2 है जो कि R1 से डिफरेंट बताया गया है। तो ये आपके फिर
जीरो पे आएगी। और इस तरीके से T1 T2 T3 साइकिल चलते चलते सब जगह डिमांड भी हमारी R1 R2 R3 अप टू Rn तक चल रही है। पर सब में एक खास बात है कि इन्वेंट्री सबको क्यों मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पे ये डायग्राम से हमको क्लियर हो गया। कल वाले डायग्राम में हमारा R1 R2 R3 सब R थे और T1 T2 T3 ये सब T थे। आज ये डिफरेंट है। ओके, तो यहाँ पे हम सारे टाइम का, सारे साइकिल्स का सम को कैपिटल T कह रहे हैं। कुल समय जो हमें लगेगा प्रोडक्शन का T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन अप टू Tn, दैट इज कॉल्ड टोटल टाइम T। ओके, इसी प्रकार प्रत्येक प्रोडक्शन साइकिल में इनिशियली आपके पास Q मात्रा में उत्पादन होता है, जो कि समय T1 T2 T3 अप टू Tn के साथ सक्सेसिव साइकिल्स में यूनिफॉर्म डिमांड R1 R2 होने से इस डायग्राम को फॉलो करता है। ओके, तो यहाँ पे अब अपना जो कल वाला केस था उसी तरह का हम ले रहे हैं। जो हमारी होल्डिंग कॉस्ट है वो कैसे निकाल रहे थे हम कल, आपको थोड़ा सा कल वाला रिवाइज करता हूँ मैं। हमारे पास C1 इंटू ये जो पहला ट्राइंगल था उसमें हम निकाल रहे थे हाफ Q इंटू T। आज हमारा T बदल गया है, दैट इज़ T1 हो गया है। ओके, तो हर साइकिल का अलग अलग है T1 T2 T3। तो जो हमारी होल्डिंग कॉस्ट होगी वो उसी तरह से होगी C1 और हर ट्राइंगल का क्षेत्रफलों का योग कर देंगे हम जो अलग अलग हैं। और हर ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ QTI। अगर पहला साइकिल है तो 1 हो जाएगा, दूसरा साइकिल है तो I बराबर 2 हो जाएगा। इस तरह से NS साइकिल है तो I बराबर N हो जाएगा। इन सब में हम देख रहे हैं हाफ Q कॉमन आ रहा है, सो हाफ Q C1 बाहर ले लिया तो इनसाइड हमारे पास रह जाएगा T1 T2 अप टू Tn का सम। और ये T1 T2 Tn का सम हमने ऊपर देखा किसके बराबर है, टोटल टाइम T के बराबर। सो दिस इज होल्डिंग कॉस्ट C1 इज becomes हाफ QC1 इंटू कैपिटल T। यहाँ तक ये इक्वेशन हमारा 2 बन गया है टोटल होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला। नाउ सेटअप कॉस्ट C3 कहते हैं हम, और यहाँ पे N साइकिल है और N बराबर हमने पिछले वाली स्लाइड पे देखा है R/Q होता है। टोटल डिमांड R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn इज R। ओके, सो R अपॉन Q N की वैल्यू है वो हम यहाँ रख रहे हैं। तो सेटअप कॉस्ट हो गई हमारी R/Q इंटू C3। Q में हम इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं कि कल भी आपने देखा था कि हमें जो लागत कॉस्ट बनानी है वो किसका फंक्शन बनाना है, Q का। N भी कांस्टेंट हो जाता, C3 भी कांस्टेंट हो जाता फिक्स होने से, तो फिर हमारी व्यवस्था लागत फंक्शन नहीं बन पाती। तो हमने N को Q में कन्वर्ट कर दिया। ओके, कुल समय T में कुल लागत कितनी होगी, इन दोनों लागत का सम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हमने ऐड कर दिया तो हमारे पास बन गया हाफ QC1T प्लस R/Q C3। ओके, और ये तो टोटल कॉस्ट हुई। और कल भी हमने टोटल कॉस्ट से एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए, आपको ध्यान हो तो हम CQ लिख के T का भाग दे रहे थे, तो वही काम हम आज कर रहे हैं इसी मॉडल में। CQ इज़ नथिंग बट हाफ QC1, कैपिटल T का भाग देंगे तो T यहाँ से तो हट जाएगा और इधर हो जाएगा RC3 अपॉन QT। ये हमारी एवरेज टोटल कॉस्ट इक्वेशन है जिसको लागत समीकरण भी बोलते हैं। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, हर मॉडल के लिए हमें लागत समीकरण निकालनी पड़ेगी। और ये लागत समीकरण निकाल के हम कैलकुलस मेथड से इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर करेंगे, क्योंकि रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम यहाँ पे। ये वही लागत समीकरण है और CQ है, इसको न्यूनतम होने के लिए पहला डिफरेंशिएशन हम Q के रेस्पेक्ट में 0 करते हैं। तो हमारे पास डिफरेंशिएशन करने के बाद Q की वैल्यू आती है √2RC3 अपॉन C1T। ओके, ये Q पे हम सेकंड डेरिवेटिव करते हैं और वो पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब जो Q की वैल्यू हमने फर्स्ट डिफरेंशिएशन में 0 निकाल के करी है वो न्यूनतम है।
इसका मतलब इस पे कॉस्ट हमारी C1 प्लस C2 प्लस C3 न्यूनतम रहेगी, इसलिए ये क्या बन जाएगा हमारा EOQ। ओके, सो EOQ का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा दिस वन, Q स्टार इज इक्वल टू √2RC3 अपॉन TC1 दैट इज इष्टतम EOQ सूत्र। ये सेकंड मॉडल या फर्स्ट बी मॉडल का EOQ का फॉर्मूला है। ओके, इसके बाद कल भी हमने देखा था कि जो हमारी टोटल कॉस्ट थी उसमें हम Q की जगह Q स्टार रखते हैं तो C मिनिमम हमारे को मिलेगा। तो यहाँ पे हम हाफ C1Q Q का ये वैल्यू रख दिया हमने जो अभी प्राप्त किया है, और RC3 अपॉन T अंडर रूट में जो था वो वापस हमने Q का वैल्यू यहाँ रख दिया, 1/Q का यहाँ रखा। तो हमारे पास C मिनिमम इज नथिंग बट CQ स्टार। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, एक बराबर का सिंबल और आएगा, ये किताब का मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। C मिनिमम या CQ स्टार इज इक्वल्स टू √2 C1 C3 R अपॉन T। ओके, यहाँ पे C1 C2 कांस्टेंट है, C1 C3, C2 तो है ही नहीं इसमें इन्वॉल्वमेंट, C1 C3 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, R और T हमारे पास यहाँ पे है। तो C मिनिमम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √R के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/T के। यहाँ पे अगर हम मांग की दर R को यूनिफॉर्म की जगह फिक्स कर दें और साइकिल को भी फिक्स कर दें तो NR अपॉन NT होगा, N कैंसिल हो जाएगा, तो ये कल वाला ही मॉडल कन्वर्ट हो जाएगा सब बराबर होने से। तो यही फार्मूले हमें कल वाले मॉडल वाले मिल जाएंगे। ओके, तो ये हमारा डेरिवेशन था फर्स्ट बी मॉडल का, फॉर्मूले हमने कैसे डेराइव किए हैं। और इसके बाद एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल हम और ले रहे हैं। एक वस्तु का निर्माण 50 नग प्रति नग की दर से किया जाता है, मतलब फैक्ट्री में प्रतिदिन 50 नग प्रोडक्ट किए जाते हैं उस फैक्ट्री में। उस वस्तु की दैनिक मांग 25 नग है, 50 नग प्रोड्यूस हो रहे हैं, 25 नग की मांग है, तो हमारे पास एक्स्ट्रा अवेलेबल है। यदि व्यवस्था लागत 100 रुपये प्रति चक्र हो और भंडारण लागत प्रति नग प्रतिदिन 0.01 रुपये हो तो एक चक्र के लिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें, आपसे EOQ एक चक्र के लिए पूछा जा रहा है, होल EOQ नहीं पूछा जा रहा है, जबकि उत्पादन का अभाव नहीं है। तो जो जो वैल्यू हमें दी हुई है, कैपिटल के 50 दिया हुआ है, R 25 दिया हुआ है, C1 0.01 है पर डे, C3 ₹100 पर साइकिल है। तो जो हमारा फॉर्मूला है इष्टतम Q स्टार, उसमें हमने ये वैल्यू रख दी 2C3 अपॉन C1 इंटू ये वाली वैल्यू रख दी, और जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये 1000 नग आ रहा है। सेकंड हमारा था इष्टतम समय T इज इक्वल टू Q स्टार अपॉन R। Q स्टार हमारे पास 1000 आया था, R प्रतिदिन 25 नग का है तो 40 हो जाएगा। न्यूनतम लागत 2C1 C3 और जो था हमारा ये वैल्यू रख देते हैं तो 5 रुपये प्रतिदिन आ रहा है। इस तरीके से कुल लागत प्रति चक्र की लागत, एक चक्र में आपका 5 रुपये लग रहा है और 40 यूनिट इसकी दिन लग रहे हैं, तो प्रति चक्र 5 × 40 बराबर 200 रुपीज़। तो ये आज हमने फर्स्ट बी मॉडल का डेराइव किया है फॉर्मूला। आप इससे रिलेटेड, आज आपके लिए होमवर्क है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल और कर लीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी मॉडल जो अब हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इन तीनों में से आपके लेवल पे, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे कोई एक मॉडल बड़े क्वेश्चन के रूप में ज़रूर आता है डेराइव करने को, तो हमें डेरिवेशन इनका कैसे हो रहा है ये आना चाहिए। ओके, सो आज इतना ही। थैंक यू।